धातु युग। नवपाषाण युग के अंतिम चरण से धातु का व्यवहार आरंभ हुआ। कालांतर में कांसा और लोहे से भी लोग परिचित हुए। अंतः पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ। समस्त धातु युग सुविधा अनुसार 3 कालों में विभक्त है। प्रथम ताम्र युग द कॉपर एज, द्वितीय कांस्य युग द ब्रोंज एज, तृतीय लौह युग द आयरन एज। इन्हीं 3 चरणों में मानव सभ्यता का उदय हुआ। ताम्र युग में यद्यपि तांबे के हथियार उपकरण ही प्रधानतः व्यवहार में लाए गए, तथापि पत्थर के पुराने हथियारों का उपयोग भी होता रहा। अंतः ताम्र युग को ताम्र पाषाणिक काल द चाल्कोलिथिक एज या स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। धातु युग में पहले 2 कालों का अंतराल बहुत छोटा है, परंतु तीसरा काल बहुत अधिक दिनों के बाद आता है। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण युग के बारे में। ताम्रपाषाण युग में आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तांबे के आविष्कार करीब 5000 से 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में उत्पादन में वृद्धि ला दी है। हल, बैल और जुए अर्थात योक, पहिए, व्हील तथा नाव व मोहर के ज्ञान से उत्पादन बढ़ा है। विनिमय का प्रसार हुआ एवं व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना विकसित हुई। कबीले से राज्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। अंततः ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियों ने कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। एक बार फिर से बता दें, ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियों ने कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारत के विभिन्न भागों से अनेक ताम्र पाषाणिक स्थल प्रकाश में आए हैं, जहाँ विकसित ग्राम्य सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इस संस्कृति से संबद्ध स्थल दक्षिण पूर्व बना राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान की बनास घाटी में 2 प्रमुख स्थल प्रकाश में आए हैं, अहड़ और गिलुंद। इन दोनों स्थलों पर बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। मकान मिट्टी और पत्थर के बने हुए थे, परंतु गिलुंद में पकाई गई ईंटें भी मिली हैं। मकानों में तंदूर भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग के थे, जिन पर सफ़ेद रंग से रेखाचित्र बने हुए थे। पत्थरों के छोटे छोटे उपकरणों के साथ साथ ताम्र उपकरण भी बहुतायत से पाए गए हैं। तांबे की खानों से तांबा प्राप्त कर उसे गलाया जाता था और उससे विभिन्न उपकरण और आभूषण बनाए जाते थे। अंगूठी, चूड़ी, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि तांबे के उपकरण यहाँ से संभवतः मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत भी भेजे जाते थे। कृषि, पशुपालन, मृण मूर्तियाँ, मन के मुहरे आदि के भी प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कायथ, ईरान और नौदाटोली सबसे प्रमुख स्थल थे। कायथ से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य में चाक की सहायता से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, पत्थर के सूक्ष्म हथियार और मनके हैं। इसी प्रकार नौदाटोली से सुनियोजित बस्ती, लाल काले रंग के मृत भांड, तांबे के उपकरण तथा गेहूँ, मसूर, चना, मटर, खेसारी और चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र से भी अनेक ताम्र पाषाणिक स्थल प्रकाश में आए हैं। इनमें प्रमुख हैं नासिक, जोरवे, नेवासा, दयामाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव इत्यादि। महाराष्ट्र से प्राप्त प्रमाण अत्यंत ही दिलचस्प है। चाक निर्मित मृत भांड, विशिष्ट नमूना टोटीदार बर्तन, सूक्ष्म पाषाण उपकरण एवं ताम्र निर्मित उपकरण यहाँ से मिले हैं। गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, घोड़ा पालने और चावल, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, बेर, पटसन, नेवासा से की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। संभवतः यहाँ बाजरा की भी खेती होती थी। कच्ची ईंट और फूस से वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार घर बनाए जाते थे। घर काफ़ी बड़े होते थे। इससे अंदाज लगता है कि परिवार विशाल होते थे। घर में चूल्हा और तंदूर भी बना रहता था। कहीं कहीं पर घरों की घेराबंदी भी की जाती थी। सूत कातने एवं वस्त्र बुनने की कला भी ज्ञात थी। अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके भी बनते थे। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। शवाधान कलशों में घर की फर्श के नीचे किया जाता था। शवाधान कलशों में मिट्टी के बर्तन एवं
तांबे की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। नेवासा, चंदौली और कायस्थ से कुछ शवों के साथ तांबे एवं पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें गले की हार एवं चूड़ियां हैं। इसमें सामाजिक विभेद या असमानता का पता चलता है। दक्षिण भारत की कुछ स्थल ब्रह्मगिरी, मास्की, पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आसपास बिहार, चिरांद और पश्चिम बंगाल पांडु राजार डिब्बी से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्राम्य सभ्यता की स्थापना की। अब हम ताम्र युग, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के कुछ स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका संबंध निश्चित तौर पर किसी भी ज्ञात संस्कृति से संबद्ध नहीं कहा जा सकता है। ये ताम्र उपकरण सबसे अधिक गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में मिले हैं। ताम्र उपकरणों में प्रमुख है हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मत्स्य भाले, हारपून्स भाले, श्रृंगिका युक्त तलवारें, स्वार्ड्स विथ अंटेनेंस या मानवतारूपी मूर्तियाँ, एंथ्रोपॉर्मिक फिगर्स। इन ताम्र उपकरणों का प्रयोग कृषि, आखेट एवं उद्योग धंधों से होता है। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्रनिधि गैंगटिक वैली कॉपर हर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। इन उपकरणों के साथ साथ गिरवर्णी मृत भांड, ऑक्यूर कलर्ड पोल्ट्री एवं मिट्टी के आवास स्थल भी मिलते हैं। इनसे गंगा यमुना के दोआब में पहली बार स्थायी जीवन, कृषि और शिल्प का प्रमाण मिलता है। ताम्र उपकरणों का प्रयोग करने वाले प्रौद्योगिकी के क्षेत्र उन्नत थे। राजस्थान और बिहार से भी कुछ ताम्र उपकरण पाए गए हैं। गंगा घाटी ताम्रनिधि संभवतः 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। अनुमानतः इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति से था। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जब सिंधु सभ्यता का ह्रास होने लगा, तब वहाँ के कुछ निवासी जो कुशल कारीगर भी थे, गंगा यमुना के दोआब में आकर बस गए। ये संस्कृति शीघ्र ही समाप्त हो गई। इस संस्कृति के पतन के पश्चात करीब 1000 ईस्वा पूर्व से ही इस क्षेत्र में पुनः आबादी के प्रमाण मिलते हैं, जिनका संबंध उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। अब आते हैं कांस्य युग की तरफ। विश्व स्तर पर करीब 3000 ईसा पूर्व के आसपास से कांस्य युग का आरंभ होता है। इस युग में ताम्र उपकरणों के स्थान पर कांसे का उपकरण प्रारंभ हुआ, जो तांबे की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और कठोर थी। इस समय से मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रेट, यूनान और सिंधु घाटी में कांसे के उपकरण ही मुख्यतः व्यवहार में लाए जाने लगे। इसी से यह युग कांस्य युग, ब्रोंज एज के नाम से विख्यात है। इस युग की संस्कृतियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियों के स्थान पर कांस्य युगीन शहरों की स्थापना कर दी। कांसे की उपकरणों की सहायता से अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा, जिसके आधार पर अनेक शिल्पों एवं व्यवसायों तथा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना, श्रम विभाजन, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने, नहरों बांधों का निर्माण करवाने इत्यादि के लिए केंद्रीय शक्ति या राज्य का उदय हुआ। इसी युग में लिपि, कला, व्यापारी वर्ग, पुरोहित का भी उदय हुआ। राज्य की स्थापना ने जहाँ सुरक्षा प्रदान की, वहीं उत्पादन के साधनों, उत्पादन, उपभोग एवं वितरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर दिया। फलस्वरूप नदी घाटी में बसे हुए कस्बे शहरों में परिणत हो गए। भारत में इस युग में हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय और विकास हुआ। आधुनिक उत्खनन से ज्ञात होता है कि करीब 2000 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी और उसके बाहर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक विकसित शहरी सभ्यता का विकास हुआ। इस संस्कृति के दौरान अनेक शहरों का उदय हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली इत्यादि ये शहर शिल्प एवं व्यवसाय तथा व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे। शहरों में पकाई गई ईंटों के भवन एक निश्चित योजना के अनुरूप तैयार किए गए। तांबा, कांसा के अतिरिक्त टीन, सोना और चांदी
जैसे धातुओं से नगरवासी परिचित थे। वस्त्र बुनने एवं मुहर बनाने की कला भी विकसित थी। चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। लिपि का विज्ञान इस सभ्यता के लोगों को था। इनका व्यापारिक संबंध पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के देशों के साथ था। भारत के विभिन्न भागों से भी इन लोगों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। धर्म एवं कला भी विकसित थी। राज्य या केंद्रीय शक्ति का भी उदय हो चुका था। इस प्रकार भारत में पहली बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान पर हुई थी। अब हम बात करेंगे लौह युग की। कांस्ययुगीन सभ्यता के पश्चात लौह युग का आरंभ होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लौह युग की। कांस्ययुगीन सभ्यता के पश्चात लौह युग का आरंभ होता है। लगभग 1400 ईस्वी के पूर्व आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब कांसे की जगह लोहे के उपकरण बनने लगे जो ज़्यादा स्थायी, टिकाऊ, उपयोगी और कम खर्चीले थे। लोहे के हथियारों एवं उपकरणों का उपयोग युद्ध एवं उत्पादन के कार्यों में होने लगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब नदी घाटियों से दूर भी बस्तियों की स्थापना होने लगी। फलतः कांस्यकालीन शहरों की अपेक्षा लौहयुगीन शहरों की संख्या ज़्यादा बढ़ी। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये हुआ कि जहाँ कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता कुछ 100 वर्षों के बाद समाप्त हो गई, वहाँ लौहयुगीन शहरी सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसका निरंतर विकास होता चला गया। इसी युग में सिक्के का प्रचलन हुआ। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसने बड़े राज्यों का उदय और विकास, उदाहरण के लिए भारत में मगध साम्राज्य, संभव बना दिया। इन परिवर्तनों से समाज एवं धर्म भी अछूता नहीं रहा। भारत में अनेक स्थलों से लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही लोहे का प्रचलन आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व काल से लोहे के प्रयोग का प्रमाण साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों से लोहे के उपयोग के प्रमाण मिलने लगते हैं। इस समय की संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था वैदिक काल की 1500 से 1000 ईसा पूर्व की तुलना में अधिक विकसित थी। यद्यपि इस दौरान कृषि में प्रयुक्त होने वाले लौह उपकरणों की संख्या नगण्य है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात ऐसे उपकरण ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। यद्यपि भाले, कांटे, कुल्हाड़ियाँ, जखेड़ा से कुदाल, अतिरंजी खेड़ा से दरतिया, चाकू इत्यादि मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनेक स्थलों से लौह अयस्क आयरन ओर मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लोहे की ढलाई होती थी। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बने बर्तन, चित्रित धूसर, मृद भांड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ अन्य प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी इसी स्तर से मिलते हैं। लाल, काला लाल, काले पुते हुए बर्तन इत्यादि। अतः इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहा जाता है। इस समय की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। स्थायी निवास, विस्तृत कृषि, शिल्प एवं व्यवसाय के प्रमाण इस समय मिलते हैं। इस समय की उन्नत अर्थव्यवस्था ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए गंगा घाटी में शहरीकरण के दूसरे चरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अहिछत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, नो, जखेड़ा, नागदा, एरन, पांडु, राजार डिब्बी, महिषदल, चिरांद, सोनपुर इत्यादि अनेक स्थलों से लोहा एवं चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। दक्षिण भारत के महापाषाणों, मेगालिथ्स से भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लोहा मिलता है। अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास से भारत में लौह युग आरंभ हो चुका था। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मानव की उत्पत्ति एवं मानव सभ्यता की शुरुआत अचानक किसी दैवी प्रभाव के कारण तो नहीं हुई थी, बल्कि जलवायु और भौगोलिक परिवर्तनों के क्रमिक विकास ने मानव का उद्भव संभव बनाया। अपनी बुद्धि एवं संघर्षमय प्रवृत्ति का सहारा लेकर पहले उसने जीवित रहने की कला सीखी,
तत्पश्चात विभिन्न चरणों में प्रगति करता हुआ वह बर्बरता की अवस्था से सभ्यता की स्थिति में जा पहुंचा और इस प्रकार से भारत में धातु युग का होता है। द मेटल एज, भारत में ताम्र पाषाण युग, द चालकोलिथिक एज ताम्र युग, द कॉपर एज, कांस्य युग द ब्रोंज एज, लौह युग द आयरन एज होती है और अनेक विद्वान इसमें कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत में लोहे के प्रयोग का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ उनका कहना है कि भारत में लौह तकनीक तंत्र का एक स्वतंत्र आरंभिक केंद्र है, किंतु 1000 ईसा पूर्व से पूर्व गंगा घाटी में लोहे के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। चित्रित दूसरा मृदभांड चित्रित। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट की या फिर आप हमारे मेल व्हाट्सएप को भी कर सकते हैं। हम आपके व्हाट्सएप और मेल को बिल्कुल जवाब देंगे। तब तक से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।